बंधुओं नमस्कार। आज 1 सितंबर है। 1, 2, 3, 4 दिन मैं आप सबके बीच एक विषय और उसके विविध पक्षों को लेकर उपस्थित रहने वाला हूं और वह विषय अपने आप में बहुत विशद भी है, बड़ा भी है, समीचीन भी है, प्रासंगिक भी है और वर्तमान समय में बहुत जरूरी भी है। भारतीय ज्ञान परंपरा और दार्शनिक तत्वबोध बड़ा विराट विषय है, बहुत बड़ा विषय है। एक बात हम सभी जानते हैं कि जो हम व्यक्त करते हैं, जो प्रकट करते हैं, जो उच्चारण करते हैं, वह उच्चारण जब हम करते हैं तो उस उच्चारण से एक ध्वनि निकलती है। जो ध्वनि निकलती है उस ध्वनि से नाद होता है और जो नाद होता है वह नाद ब्रह्म का रूप होता है। और यह आद्य नाद का जो भाव है ओंकार, वही नाद जब ब्रह्म होता है तो हम कहते हैं शब्द ब्रह्म है। और इसलिए प्रत्येक शब्द एक निश्चित अर्थ रखता है और एक से अनेक अर्थ भी रखता है अनेक बार, और उस शब्द का अपना मूल्य और महत्व होता है। उसको कब, कहाँ, किन परिस्थितियों में हम उपयोग करें, यह बहुत आवश्यक और जरूरी होता है। इस अर्थ में जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा करते हैं तो हमको सबसे पहले यह समझ लेना चाहिए कि भारतीय ज्ञान परंपरा एवं अभारतीय ज्ञान परंपरा है क्या। और भारतीय ज्ञान परंपरा ही वास्तव में ज्ञान परंपरा है और अभारतीय ज्ञान परंपरा न होकर ज्ञान की खंडित परंपरा है, त्रुटिपूर्ण परंपरा है। और इस अर्थ में हमको यह बात ठीक ठीक जाननी चाहिए कि जो ज्ञान परंपरा है वह गंगा का अविरल प्रवाह है, साथ ही भारत की सांस्कृतिक परंपरा भी गंगा का अविरल प्रवाह है, भारत की चिंतन परंपरा भी गंगा का अविरल प्रवाह है। और जब भारत की ज्ञान परंपरा गंगा का अविरल प्रवाह है, भारत की सांस्कृतिक परंपरा गंगा का अविरल प्रवाह है और भारत की चिंतन परंपरा गंगा का अविरल प्रवाह है, तो इसलिए भारत की दर्शन परंपरा भी गंगा का अविरल प्रवाह है। किसी भी प्रकार इनको अलग अलग नहीं कर सकते। एक के बिना दूसरे की बात अधूरी रह जाती है, दूसरे की बात पूर्ण नहीं हो सकती। और इस अर्थ में ज्ञान का प्रवाह, संस्कृति का प्रवाह, चिंतन का प्रवाह और इनके युग्म अर्थात दर्शन का प्रवाह, यह सभी एक साथ समुच्चयिक रूप से समझना, देखना और जानना बहुत आवश्यक होता है। क्यों समझना, देखना और आवश्यक होता है? अनेक बार लोगों के मन में यह बात आती होगी या आएगी चर्चा के दौरान कि इसमें चारों में तो बहुत सारी चीजें कॉमन हैं, एक जैसी हैं, अलग अलग नहीं हैं। यह बात ठीक है, लेकिन बहुत सी बातें अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। उस पर हम कल परसों नरसों में विस्तार से आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन हम इन चारों की चर्चा किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। और क्यों नहीं बढ़ सकते? क्योंकि जब हम ज्ञान परंपरा की चर्चा करते हैं, वार्ता करते हैं, उस पर विचार करते हैं, तो एक बात हमेशा हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे अंदर ऐसा विवेक हो कि हम उस ज्ञान परंपरा की ठीक ठीक चर्चा करें, तभी हमको उस चक्कर में पड़ना चाहिए। क्यों? इसलिए
क्योंकि जो ज्ञान की परंपरा है वो ज्ञान की परंपरा किसी लेखक को उद्धृत करने, किसी लेखक की पुस्तक को उद्धृत करना उसका विषय वस्तु नहीं होता। और इस अर्थ में ज्ञान की परंपरा का प्रवाह, दर्शन की परंपरा का प्रवाह, संस्कृति की परंपरा का प्रवाह और चिंतन की परंपरा का प्रवाह 4 प्रकार के लोगों के द्वारा होता आया है और उनकी क्रमशः 4 कोटियां हैं। वे 4 तरह के लोग हैं और जो सबसे ऊपर कोटि है उन लोगों ने इस ज्ञान की परंपरा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए सर्वोत्कृष्ट योगदान दिया है, बल्कि उन्हीं का आधारभूत और अधिकतम योगदान होता है और वह है मौलिक ज्ञान परंपरा। वे मौलिक, तर्कशील, चिंतनशील और ज्ञानशील लोग जो ज्ञान के प्रवाह को आगे सही अर्थों में बढ़ाते हैं। यानी ज्ञान परंपरा को आगे, परंपरा ये बनती क्यों है, इसके लिए मौलिक, चिंतनशील और विचारशील और ज्ञानशील लोगों के कारण यह मौलिक परंपरा बनती है। मौलिक विचार करने वाले लोगों की परंपरा। दूसरी परंपरा है श्रुति परंपरा, यानी सुनकर जिनके अंदर विवेक और ज्ञान उपलब्ध होता है, विवेक और ज्ञान चक्षु जिनके खुलते हैं और उसके आधार पर वो ज्ञान को लेकर आगे बढ़ते हैं, जिसके आधार पर श्रुतियां हमारे सामने उपलब्ध हुई और उन श्रुतियों के आधार पर हम वेदों का प्रणयन करने और वैदिक संस्कृति को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सके। तो जो मौलिक ज्ञान परंपरा है और फिर श्रुति ज्ञान परंपरा है और तीसरी जो ज्ञान परंपरा, उसको अध्ययन ज्ञान परंपरा कहते हैं, जहां हम पुस्तकों का और किसी लेखक का उद्धरण देकर अपनी बात कहने का प्रयास करते हैं। यह तीसरी कोटि है, तीसरा चरण है। ऊपर से हायरार्की में यह तीसरे कदम, पायदान पर आता है। और चौथी परंपरा है अनुभव ज्ञान परंपरा। यानी हम अगर प्रत्यक्षीकरण किसी चीज का नहीं करते तो हमको कोई चीज समझ में नहीं आती। यानी कलम क्या है, इस कलम को जब तक कोई मुझे दिखाएगा नहीं तब तक मैं नहीं समझूंगा कि कलम क्या होती है। इसको से लिख कर कोई बताएगा नहीं तो हमको समझ में नहीं आएगा कि ये कलम क्या होती है। इस कलम के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको प्रत्यक्षीकरण आवश्यक होता है। इससे ऊपर 2 कदम जाने पर हमको अध्ययन ज्ञान परंपरा के लोग मिलते हैं और वे अध्ययन ज्ञान परंपरा के लोग कहीं से सीख कर, कहीं से पढ़कर हमको कोई बात कहते हैं, कोई चीज उनके समझ में आती है। उससे ऊपर श्रुति ज्ञान परंपरा है और उसके ऊपर मौलिक ज्ञान परंपरा। आप विचार करिए, कपिल, कणाद, जैमिनी, सुश्रुत, चरक, पतंजलि, पाणिनि, इन लोगों ने कहां से पढ़ा, किससे पढ़ा, किसके द्वारा पढ़ा, कौन सा ग्रंथ पढ़ा, किस विश्वविद्यालय में पढ़ा, किस पद पर, कहां ये कुलपति थे, कहां ये कुलाधिपति थे, कहां ये बड़े भारी महानिदेशक थे, कहां ये बड़े भारी किसी ओहदे और पद पर थे? नहीं थे। न तो कहीं पढ़ा इन्होंने, न तो कहीं जाना इन्होंने। यह जो मौलिक ज्ञान परंपरा है, ये अनुभूति जन्य विवेक के कारण यह ज्ञान परंपरा आती है। और वास्तव में ज्ञान का लगभग 3/4 इसी मौलिक ज्ञान परंपरा, अनुभूति जन्य ज्ञान परंपरा के आधार पर ही टिकी हुई है भारतीय ज्ञान परंपरा। 3/4 इन्हीं के ऊपर निर्भर है, इन्हीं के द्वारा निर्मित, इन्हीं के द्वारा सृजित चीजों पर निर्भर है। और बची हुई 1/4 में
आपको ऐसे कह सकते हैं कि 75% तो आपको ठीक ठीक जो मौलिक ज्ञान परंपरा के लोग हैं, आप बताइए वाल्मीकि ने कहां पढ़ा, कौन सा ग्रंथ पढ़ा, किसके द्वारा पढ़ा, किस विश्वविद्यालय में पढ़ा, किस बड़े पद पर थे? नहीं थे। सूरदास किस बड़े पद पर थे? कालिदास किस बड़े पद पर थे? गोस्वामी तुलसीदास जी किस बड़े पद पर थे? कौन से ग्रंथ का अध्ययन किया था? नहीं है जानकारी किसी के पास। इसलिए जानकारी नहीं है क्योंकि ऐसा था ही नहीं। वो अनुभूति जन्य ज्ञान जो उनका था, उस अनुभूति जन्य ज्ञान के आधार पर इस ज्ञान परंपरा का आधारभूत स्वरूप उन्होंने खड़ा किया, और उस आधारभूत स्वरूप के आधार पर हम आगे चल पड़े हैं। श्रुतियों की चर्चा जब हम करते हैं तो हम ऋषि परंपरा, हम प्रकृति और पुरुष की जब बात करते हैं तो हम प्रकृति की अलग बात करते हैं, पुरुष की अलग बात जब पुरुष की बात हम करते हैं तो उसका आरंभ ईश्वरीय मूल्य से, ईश्वरीय अस्तित्व से करते हैं। उसके बाद हम ऋषियों के मूल्य से उसका निर्धारण करते हैं। उसके बाद हम पुरुष जो लौकिक पुरुष है तब उसके आधार पर हम उस चरण में आते हैं। तो जो मौलिक ज्ञान परंपरा है, उस मौलिक ज्ञान परंपरा स्वतः प्रमाणित, स्वतः स्फूर्त होती है। उसमें जो जिसको कहते हैं वैलिड नॉलेज, वैध ज्ञान, वह वैध ज्ञान केवल मौलिक ज्ञान परंपरा और श्रुति ज्ञान परंपरा के पास है। वह ज्ञान परंपरा अध्ययन ज्ञान परंपरा और अनुभव ज्ञान परंपरा के पास वह वैलिड ज्ञान नहीं होता, वह वैध ज्ञान नहीं होता। उसमें वैध अवैध दोनों प्रकार का ज्ञान हो सकता है। इसलिए हमको भारतीय ज्ञान परंपरा है क्या, इसको समझने के लिए यह आवश्यक है ये जानना कि वह ज्ञान परंपरा का जो आधारभूत स्रोत है और उस स्रोत को लेकर वहन करने वाले लोग हैं, उसके प्रवाह को बनाने वाले लोग जो हैं, उन प्रवाह को बनाने वाले लोग कौन से हैं? वे 4 तरह के लोग हैं। और जो पहले तरह के मौलिक प्रकार के लोग हैं, वे मौलिक प्रकार के लोग चाहे कपिल हो, कणाद हो, जैमिनी हो, श्रुत हो, चरक हो, पतंजलि हो या पाणिनि हो, चाहे जो भी हो, वह अनुभूति जन्य जो उनके पास ज्ञान था उसको उन्होंने प्रकट किया, उसको उन्होंने बताया, उसको वो सामने ले आए सबके। पूरी ज्ञान परंपरा में 75% इस प्रकार से सोचने विचारने की क्षमता रखने वाले, योग्यता रखने वाले का ही योगदान होता है। उस 75% के बाद आपको 15 से 20% वे लोग हैं जो श्रुति परंपरा से कहीं सुन लिया, उसके आधार पर वह ज्ञान के प्रवाह को फैलाते हैं, लेकर चलते हैं। अध्ययन परंपरा के लोगों का संपूर्ण ज्ञान परंपरा में योगदान 2-3% से अधिक नहीं है, और अनुभव जनित लोगों के पास 1% से नहीं अधिक है। इसलिए जो किसी भी बात का प्रमाण मांगते हैं, उस बात को प्रमाण मांगने के पीछे यह विषय हमेशा स्पष्ट होना चाहिए कि वह प्रमाण लौकिक प्रमाण है कि अलौकिक प्रमाण है, यानी वह प्रमाण अवैध ज्ञान के लिए है कि वैध ज्ञान के लिए। वैध ज्ञान के लिए प्रमाण का अर्थ दूसरा है, अवैध ज्ञान के लिए प्रमाण का अर्थ एक कागज पकड़ा देना, एक वीडियो क्लिप दिखा देना, एक फोटो दिखा देना, एक वार्ता टेप करके किसी को बता देना, एक कागज पर लिखा हुआ कोई वक्तव्य बता देना, किसी लेखक का उद्धरण बता देना। इसमें वैलिड और इनवैलिड यानी वैध और अवैध दोनों ज्ञान हो सकता है, लेकिन मौलिक ज्ञान परंपरा में और श्रुति ज्ञान परंपरा में कभी भी अवैध ज्ञान का कहीं कोई गुंजाइश, कोई आधार और कोई मूल्य नहीं बनता।
वहां ज्ञान हमेशा वैध है, और इसलिए वहां हम इसकी चर्चा कल परसों नरसों करेंगे, वहां हमको प्रमाण, दार्शनिक मूल्य आधारित प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। और यह प्रवाह क्यों है, इस प्रवाह को समझने के लिए हमको एक नदी का, मैं गंगा नदी का आप उदाहरण लीजिए। तो गंगा नदी के बारे में जब आप विचार करते हैं तो किसी भी नदी का एक उद्गम स्थल है। मान लीजिए गंगा नदी, माता गंगा गंगोत्री से निकलती हैं, गोमुख से निकलती हैं, चाहे जहां से भी निकल, उस तथ्य में अभी मैं नहीं जाऊंगा। जहां जो उनका उद्गम है वह एक बिंदु है, एक आधार है। जो उनका प्रवाहमान स्वरूप है, यानी उनका वेसिन क्षेत्र निकलने से लेकर और बंगाल की खाड़ी में गिरने तक का जो उनका वेसिन क्षेत्र है वह एक सूत्र है, और जहां वह बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती हैं वह उनका एक तीसरा बिंदु है, तीसरा तत्व है। यानी एक उद्गम है और दूसरा आखिर में मुहाना है, और उसके बीच में बेसिन क्षेत्र है। जब हम संस्कृति के प्रवाह की बात करते हैं तो इसको स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि वह गंगा का जो उद्गम स्थल है वह संस्कृति का पुरातन तत्व है। जो गंगा का वेसिन क्षेत्र है जिसमें गंगा होकर बहती है वह संस्कृति का चिरंतन तत्व है। और जो गंगा जाकर सुंदरबन के डेल्टा के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, जो उनका मुहाना क्षेत्र है, वह उनका सनातन सांस्कृतिक मूल्य है। पुरातन, चिरंतन, सनातन, यानी जो सनातन है वह पुरातन से बहुत व्यवस्थित तरीके से आबद्ध है, सुबद्ध है, सुसंगठित है, व्यवस्थित है। किसके द्वारा? चिरंतन सूत्र के द्वारा वह आबद्ध है। और इस प्रवाह को ले चलने का जो मार्ग है, इसकी विशिष्टता समझने का जो मार्ग है, इसकी विशिष्टता को आत्मसात करने और ग्रहण करने का जो मार्ग है, उस मार्ग का आधार मौलिक ज्ञान परंपरा के पास है, श्रुति ज्ञान परंपरा के पास है। और जो अध्ययन ज्ञान परंपरा या अनुभव ज्ञान परंपरा है, यह दोनों तो इनके यानी मौलिक ज्ञान परंपरा और श्रुति ज्ञान परंपरा के सहचर नहीं, अनुचर हैं। मौलिक ज्ञान परंपरा और श्रुति ज्ञान परंपरा ये दोनों सहचर हैं, लेकिन अध्ययन ज्ञान परंपरा और अनुभव ज्ञान परंपरा ये दोनों के अनुचर हैं। उन दोनों को आप सहपाठी कह सकते हैं और इन दोनों को इनका अनुगमन करता कह सकते हैं, पीछे पीछे उनकी हां में हां मिलाने वाला कह सकते हैं। ज्ञान परंपरा का आधार पहले और दूसरे के कारण बनता है, यानी वो पुरातनता को प्राप्त होता है, उसी के कारण वो चिरंतन भी होता है और उसी के कारण वह सनातन भी होता है। जो अध्ययन ज्ञान परंपरा है और अनुभव जनित ज्ञान परंपरा है, उसने उसके मूल रहस्य को समझने और प्रथमतया उद्घाटित करने का विवेक उनके पास नहीं होता। इस बात को भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में हमको समझना चाहिए। और यह ज्ञान परंपरा उद्गम से लेकर मुहाना तक, यानी पुरातन से लेकर चिरंतन से लेकर सनातन तक, यह खंडित स्वरूप में अभारतीय ज्ञान परंपरा में पाई जाती है। जैसे गर्मियों में नदियां सूख जाती हैं और उनका प्रवाह रुक जाता है, खंडित हो जाता है, टूट जाता है, उस प्रकार का होता है। हमको भारतीय ज्ञान परंपरा को बहुत शिद्दत से, बहुत गहराई से महसूस करना चाहिए। और जब हम ज्ञान परंपरा की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ज्ञान परंपरा 100% शेष विश्व में यानी अभारतीय वायुमंडल में शून्य है, ऐसा नहीं है।
आप देखेंगे तो जेम्स वाट ने कौन सा ग्रंथ का अध्ययन किया था, कौन से लाइब्रेरी में गया था, कौन सी पुस्तक पढ़ा था, कौन से उसके गुरु थे, किस विश्वविद्यालय में गया था, कौन सी उपाधि उसको प्राप्त हुई थी, कौन से कुलपति था, कौन सा महानिदेशक था। भारतीय ज्ञान परंपरा इसके आधार पर न चल सकती है, न स्थापित हो सकती है, न मजबूत हो सकती है, न बलवती हो सकती है, न तो वो परम वैभव तक पहुंच सकती है। बात हमेशा हमको ठीक से समझने और जानने की जरूरत है। कुछ नहीं था उसके पास, उसके अनुभूति जन्य विवेक ने उसको वहां बैठा दिया, उससे वह कहला दिया। न्यूटन को उसके अनुभूति जन्य विवेक ने वो प्रश्न और कौतूहल उसके मन में पैदा किया, वह वातावरण दिया उसको और उसने वो प्रकट कर दिया। आर्किमिडीज ने कोई वस्तु, कोई ठोस वस्तु जब किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव का भार उस वस्तु के भार के बराबर होता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि प्रकृति में वो सारे तत्व पदार्थ सब कुछ मौजूद हैं, उसको अपने अनुभूति से पहली बार किसने पकड़ लिया, किसने समझ लिया, किसी ने जान लिया और उसको लोक में प्रकट कर दिया, व्यवहार में ले आ दिया, अलौकिक तत्व को लौकिक स्वरूप प्रदान कर दिया। यह ईश्वरीय प्रत्यक्षीकरण एक तरह से होता है। जो मौलिक ज्ञान परंपरा के लोग होते हैं, श्रुति ज्ञान परंपरा के लोग होते हैं, वो अलौकिकता का लौकिक प्रत्यक्षीकरण करते हैं। कोई कहेगा लौकिक प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? यानी पारलौकिक अलौकिक चीजों का जब हम लौकिक स्वरूप प्रस्तुत करते हैं तो सबके लिए वो प्रत्यक्षीकरण का साधन और मार्ग प्रशस्त करता है, बनता है। इस बात को हम समझने की चेष्टा नहीं करते और चेष्टा न करते हुए हम ये अपने अंदर भ्रम पाल लेते हैं कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा को बहुत समझने वाले हैं, बहुत जानने वाले हैं और मैंने बहुत पढ़ा है। क्या पढ़ा है? किताब पढ़ा है। आपने कुछ नहीं किया, आप उस परंपरा के प्रवाह के अनुचर हैं। आप कुछ नहीं, आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, कोई योगदान नहीं है। इसलिए हमको भारतीय ज्ञान परंपरा वास्तव में है क्या, उसको समझने और जानने की, और आज भी वह तत्व, वह विवेक हमारे यहां मौजूद है, उपलब्ध है, भारत में है। ऐसे लोगों को अपने लिए फोटो खिंचाने, वीडियो बनाने, किसी बड़े पद पर पहुंचने, बड़े पद पर पहुंचकर अपनी बात कहने की ललक और छटपटाहट और बेचैनी भी नहीं है। और जो लोग चाहते हैं कि वास्तव में भारतीय ज्ञान परंपरा यशस्वी हो, उन लोगों को उनको खोज के आग्रह, निवेदन, विनती, प्रार्थना पूर्वक आगे ले आना पड़ेगा। और सही अर्थों में यदि भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल्य को वो समझते हैं, जानते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कपिल ने, कणाद ने, जैमिनी ने, सुश्रुत ने, चरक ने, पाणिनि ने, बहुत से ऐसे नाम हैं। इन लोगों ने, वेदव्यास ने, वाल्मीकि ने, सूरदास ने, तुलसीदास ने, इन लोगों ने कभी इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया, कोई यत्न नहीं किया, कोई अपेक्षा नहीं पाली, और न तो इनके किसी बड़े पद पर पहुंच जाने के बाद इनकी बातों को समझने की चेष्टा की गई। जिसको समझने की चेष्टा करनी हो, उनको जानने की जिसको समझ हो वो जाने, नहीं जानना है तो न जाने, वो अपना हित करेगा, अपना नुकसान करेगा। और इस अर्थ में जब हम इस बात की चर्चा करते हैं तो हमें यह बात बहुत ठीक से, बहुत शिद्दत से समझने की जरूरत है। एक जो तीसरे बिंदु की मैं चर्चा करना चाहता हूं, और ये जब शुरू में मैंने कहा कि शब्द ब्रह्म होता है तो उसके मूल्य को पहचानिए, उस मूल्य को समझिए। और इस अर्थ में मेरी बातों की आप अनदेखी कर सकते हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं
और बड़े आदमी की ही बात सुननी चाहिए, मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। लेकिन छोटे आदमी की भी बात सुनकर समझकर और बातों को अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ी बात समझ में आ जाती है। शब्द प्रज्ञावान शब्द है, प्रज्ञावान विद्यावान शब्द है, शब्द है विज्ञानवान, शब्द है ज्ञानवान, शब्द है बुद्धिवान, शब्द है विवेकवान। ये शब्द होते क्या हैं? जिस समय पाणिनि के मन में महामाहेश्वर सूत्र कौंध गया, किसी पुस्तक को पढ़कर नहीं, जिस समय वाल्मीकि के मन में क्रौंच पत्नी के वध के बाद वो श्लोक गूंज गया, मानषाद प्रतिष्ठाम त्वम गम शाश्वती समा यद क्रौंच मिथुनादेकम, यह सहसा उनके मन से निकला। यह जो प्रश्न आता है और इस प्रश्न का जो गहराई में जाने का जो विवेक होता है, वह विद्यावान व्यक्ति होता है। उसके पास जो विजडम होता है, विद्या, वह विद्या ऐसे लोगों के पास होती। ऐसे लोग ही मौलिक ज्ञान के लोग होते हैं। इसको लौकिक रूप में या अभारतीय रूप में मैं कहूं तो जल्दी समझ में आएगा। जिस समय जेम्स वाट के मन में यह प्रश्न आया कि यह केतली पर रखा ढक्कन जब स्टोव पर गर्म किया जा रहा है तो ढक्कन बार बार उठ गिर क्यों रहा है, वह प्रश्न आना विद्यावान होने का लक्षण है। यह प्रश्न आना विद्यावान होने का लक्षण है। और जब वह प्रश्न आया तो हमने उसका मूल्यांकन किया, उसका एक्सपेरिमेंट किया। और जब मूल्यांकन किया, जब एक्सपेरिमेंट किया, तो उस मूल्यांकन और एक्सपेरिमेंट के बाद हमें पता हुआ कि उस भाप में शक्ति है, जिसके नाते गरम जब हो रहा है पानी, तो पानी उबल रहा है तो भाप निकल रहा है, उस भाप के निकलने से ये केतली का ढक्कन नीचे ऊपर हो रहा है। यानी वह जेम्स वाट विद्यावान था, फिर वो विज्ञानवान बना, और जब एक लाइन में वो बात दुनिया के सामने प्रकट कर दिया कि भाप में शक्ति होती है, तो इसका मतलब है कि वह ज्ञानवान हो गया। इस बात को बहुत ठीक से समझने की जरूरत है। जेम्स वाट विद्यावान था, जेम्स वाट विज्ञानवान हुआ, जेम्स वाट फिर ज्ञानवान हुआ। यह तीनों जब एक साथ एक स्थान पर किसी के पास होते हैं, तब वह व्यक्ति प्रज्ञावान कहलाता है, तब वह प्रज्ञावान की श्रेणी में आता है। और जो प्रज्ञावान की श्रेणी में आता है, उसी के पास मौलिक ज्ञान परंपरा, उसी के पास श्रुति ज्ञान परंपरा, श्रुतिवत ज्ञान, मौलिक ज्ञान, अनुभूति जन्य ज्ञान ऐसे ही लोगों के पास होता है, और किसी के पास नहीं हो सकता। यह विवेक विद्या होने का, विज्ञानवान होने का, ज्ञानवान होने का, अर्थात इनके समुच्चय से उपजे प्रज्ञावान होने का जो मूल्य था, जो विशेषता थी, वो विशेषता थी किसमें? कपिल में, कणाद में, जयमुनि में, चरक में, सुश्रुत में, पाणिनि में, पतंजलि में, और न जाने कितने असंख्य संख्या में भारत में विद्यमान ऋषियों मुनियों में, वेदव्यास में, वाल्मीकि में, सूर में, तुलसी में, कबीर में, इन सब में यह विद्यमान रहा है। और उसके आधार पर इन्होंने जो प्रकट किया, उस प्रकटीकरण के सहारे ही भारत की ज्ञान
को हम परंपरा के रूप में निर्बाध चलने के लिए विचार कर पा रहे हैं। जो लोग उस प्रज्ञावान द्वारा उत्पन्न बताई गई, प्रस्तुत की गई बातों को लेकर आगे बढ़ते हैं और वे बुद्धिमान और विवेकवान हैं, ऐसे लोग अध्ययनशील, ऐसे लोग अनुभवशील होते हैं, जो किसी अर्थ में कुछ कुछ उसको अनुचर की भांति एक दो प्रतिशत अंशदान करते हुए जिस किसी प्रकार उसमें भूमि, वो भारत की ज्ञान परंपरा को समझने वाले लोग नहीं हैं। भारत की ज्ञान परंपरा को किसी ने उस बोझ को उनके कंधे पर रख दिया है, उसको कुछ दूर लेकर चल मात्र सकते हैं। उसमें है क्या सही अर्थों में? वो जो है वो आया कहां से, वो कैसे आएगा, उसका उपयोग क्या होगा, इसको समझने और जानने जो बार बार किसी ग्रंथ का, किसी पुस्तक का, किसी लेखक की चर्चा करते हैं, वे उसको समझने और जानने वाले लोग नहीं हैं। जो ज्ञान है वह ज्ञान का जो ऊपर का पक्ष है, प्रज्ञा, विद्या और विज्ञान, उसको समझना भारतीय ज्ञान परंपरा को समझना है। ज्ञान के नीचे का जो भाव है, बुद्धिमान और विवेकवान, वह समझना भारतीय ज्ञान परंपरा को समझना नहीं है। वह तो हेरा फेरी है। केवल हम उसको समझने की चेष्टा आज कर रहे हैं, ऊपर की समझने की चेष्टा कर नहीं रहे हैं, उसको जानने, समझने, उसकी गहराई में जाने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। और इस अर्थ में जब भी हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, जब भी हम भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा करते हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति के अंदर विद्या का वह विवेक आया, विद्यावान होने का गुण विकसित हुआ, यह स्वतः स्फूर्त होता है। यह अलौकिक सत्ता द्वारा दिया गया एक उपहार और भेंट होता है उस व्यक्ति को। यह पारलौकिक सत्ता द्वारा दी गई एक बहुत बड़ी पूंजी होती है उस व्यक्ति को। आप उस पूंजी को यत्नपूर्वक प्राप्त नहीं कर सकते। प्राप्त पूंजी को यत्नपूर्वक परिष्कृत भले कर सकते हैं। और इसलिए जो विद्यावान था, जो विज्ञानवान था, जो ज्ञानवान था, अर्थात जो प्रज्ञावान था, उसने अपनी बात को प्रकट किया, व्यक्त किया, इसलिए व्यक्ति बन गया। वो मनन किया इसलिए मनुष्य हो गया वो। और जो व्यक्त किया उसने, उसको शब्दों में व्यक्त किया, उसको वाक्यों में, शब्दों से बनने वाले वाक्यों में व्यक्त किया। और जब अक्षर में व्यक्त होता है कोई भी तत्व, कोई भी बात, स्वाभाविक रूप से अक्षर में व्यक्त होगा, स्वाभाविक रूप से शब्द में व्यक्त होगा, स्वाभाविक रूप से वाक्य में व्यक्त होगा। और इन तीनों में यदि व्यक्त होगा तो अक्षर का भी अपना व्याकरण होगा, शब्द का भी अपना व्याकरण होगा और वाक्य का भी अपना व्याकरण होगा। और अक्षर है, शब्द है और वाक्य है और उसका व्याकरण है, तो इसलिए आधारभूत बात बनती है ज्ञान परंपरा पर। जब भी हम चर्चा शुरू करेंगे तो इसी के साथ शुरू करेंगे, ज्ञान परंपरा की भाषा क्या है। और जो आरंभ में जिसने व्यक्त किया उसके अनुसार उसका व्याकरण बना, उसके अनुसार वह व्याकरण सृजित हुआ। क्यों उसके अनुसार व्याकरण सृजित हुआ?
इसलिए सृजित हुआ क्योंकि उस व्याकरण के अनुसार ही उसको आप समझने की चेष्टा करेंगे तो एक जैसा समझेंगे, एक तरह से समझेंगे, अर्थ का अनर्थ नहीं करेंगे, उसके मूल्य और महत्व को स्वीकार करेंगे। इस अर्थ में व्याकरण आता है। और इसलिए जो संस्कृत व्याकरण है, और इसलिए जो आदि काल में आरंभ में जो प्रकट हुआ, जो व्यक्त हुआ, वह देववाणी में व्यक्त हुआ। और इसलिए देववाणी में व्यक्त हुआ क्योंकि जो प्रज्ञावान होता है वो दैवी गुण से ओतप्रोत होता है। दैवी गुण उसमें होते ही हैं, दैवी गुण उसमें आते ही हैं। उसके पास इस तरह का प्रश्न खड़ा होता है। एक बार, या हो सकता है कि वदंती हो, मैं भी सुना हूं, एक पुस्तक में लिखा हुआ पढ़ा हूं कि रजनीश एक विश्वविद्यालय में साक्षात्कार देने गए। तो जब साक्षात्कार देने गए तो वो धोती कुर्ता और गमछा लगाए हुए थे, बाल बड़े हुए थे, दाढ़ी भी बड़ी हुई थी उनकी। तो दर्शन के व्यक्ति थे, अंदर जो विशेषज्ञ थे उन लोगों ने कुलपति से कहा कि ये लड़का बहुत प्रतिप्रश्न करता है, इसलिए जब ये प्रवेश करे साक्षात्कार के लिए तो इससे पहले ही निर्देश दे दें कि आप कोई प्रतिप्रश्न नहीं करेंगे। यदि प्रतिप्रश्न करेंगे तो आपको डीबार कर दिया जाए, अयोग्य मान लिया जाएगा, आपको कभी साक्षात्कार देने की पात्रता नहीं पाई जाएगी, नहीं मानी जाएगी। इन्होंने साक्षात्कार देना था, इन्होंने मान लिया, स्वीकार कर लिया। और जैसे ही स्वीकार किया, एक विशेषज्ञ ने प्रश्न किया, या आपने दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? रजनीश ने कहा, आपने तो पहले ही प्रश्न ऐसा पहला पे ही प्रश्न कर दिया कि मुझे प्रतिप्रश्न करने के लिए बाध्य और विवश होना पड़ा। तो उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा इसलिए कि आप ये बताइए कि दाढ़ी बढ़ाई जाती है कि दाढ़ी बढ़ती है। वो विशेषज्ञ और कुलपति निरुत्तर थे। उन्होंने कहा आपका प्रश्न तो तब सही था कि जब मैं दाढ़ी बना के आता और आप प्रश्न पूछते कि आपने दाढ़ी बनाया क्यों है, क्योंकि इसकी प्रकृति, इसकी स्वाभाविक गति ही है कि ये दाढ़ी बढ़ेगी पुरुष की। ये दाढ़ी बढ़ी है, मैंने बढ़ाई नहीं, ये बढ़ती ही है। इस प्रकृति की अवहेलना और अनादर तब मैं करता जब इसको बनवा लेता। इसलिए यह मेरा प्रतिप्रश्न है, आप इस प्रतिप्रश्न का उत्तर दीजिए। उन लोगों के पास कोई उत्तर नहीं था। यह प्रश्न होना ही वैध ज्ञान का लक्षण है। इसी को दार्शनिक प्रमाण कहते हैं। इसका कोई भी उत्तर पूछेगा तो उसका उत्तर नहीं दे पाएगा कोई। इसलिए जब भी हम भारतीय ज्ञान परंपरा पर चर्चा करते हैं, वार्ता करते हैं, विचार करते हैं, तो इन सारे चीजों को बहुत ठीक से समझने की, जानने की, विचार करने की आवश्यकता होती है। अगर इनको हम नहीं समझते हैं तो हम केवल जो षड दर्शन है या नौ दर्शन है उनकी चर्चा करके हम लोगों के द्वारा किए गए कार्यों का, दूसरे के द्वारा उस पर की गई टिप्पणी का उल्लेख करके भारतीय ज्ञान परंपरा को नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। इस अर्थ में मेरा निवेदन है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने, उसको प्रतिष्ठापित करने, पुनर्स्थापित करने, उसकी श्रेष्ठता सिद्ध करने, उसकी श्रेष्ठता को सर्वग्राह्य, सर्वमान्य बनाने और सहज और स्वाभाविक रूप से बनाने कि यदि हम उत्कंठा, यदि हम इच्छा, यदि भाव रखते हैं तो हमको
ऐसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा, ऐसे लोगों को आगे आना पड़ेगा जो कपिल, कणाद, जैमिनी, सुश्रुत, चरक, पाणिनि, पतंजलि आदि की ज्ञान परंपरा से आते हों, आदि की परंपरा को व्यवहृत करते हों, आदि के लोगों के आधार पर संचालित होता हो उनका विवेक। ऐसे लोगों को हमको विचार करना पड़ेगा, तलाशना पड़ेगा, निवेदन करना पड़ेगा, विनती करनी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी हमको कि वे आगे आएं, जिनके पास मौलिक ज्ञान है, जिनके पास श्रुति सम्मत ज्ञान है और जिनके पास उसको व्यक्त करने का भाषा का बोध और उस भाषा का व्याकरण सम्मत विवेक है। इस क्रम में मैं कल परसों नरसों इसकी विस्तार से बहुत लंबी महीनों इन सारे बातों की, भारतीय ज्ञान परंपरा की एक एक पक्ष की चर्चा की जा सकती है, की जानी चाहिए। अवसर आने पर मैं करने की चेष्टा, प्रयत्न, यत्न भी करूंगा। लेकिन अभी 4 दिन में जो करना चाहिए, जो आवश्यक और आधारभूत बातें हैं, जो जरूरी बातें हैं, जो ज्ञान परंपरा को समझने की एक व्यवस्थित आधार स्वरूप बताते हैं, स्पष्ट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उनको हम आरंभिक चरण में जानने और समझने का यत्न और प्रयत्न करेंगे तो हमको वह बात बहुत ठीक से समझ में आएगी, हम जान पाएंगे। हमको जानना पड़ेगा कि हमारे वेदों को ले आने वाले लोग कौन थे और उनके अंदर कौन सा ज्ञान था, मौलिक ज्ञान था, श्रुति सम्मत ज्ञान था। वाल्मीकि रामायण को ले आने वाले मौलिक ज्ञान, श्रुति सम्मत ज्ञान था। सुश्रुत, चरक ने जो आयुर्वेद शास्त्र में जो ज्ञान दिया है वह मौलिक ज्ञान है, श्रुति सम्मत ज्ञान है, स्वयं से उतरा है उनके जेहन में, वह देववाणी के माध्यम से आया है, वे उसके निमित्त हेतु बने हैं, उन्होंने उसको प्रकट किया है। आपको इसका उत्तर, ये वैध ज्ञान का प्रश्न है, आपको इसको हम उत्तर दे मुझे कि कपिल, कणाद, जैमिनी, सुश्रुत, चरक, संहिता, सुश्रुत, चरक या पाणिनि, पतंजलि, वाल्मीकि, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास कब पढ़े, कहां पढ़े, कौन से महानिदेशक थे, कौन से कुलपति कुलाधिपति थे, ये कौन से आचार्य थे, ये इनको हटा दीजिए तो ज्ञान परंपरा का मूल्य और अर्थ आपको समझ में आएगा। किसकी चर्चा करेंगे आप? उन लोगों की जो अध्ययन परंपरा से आते हैं, उन लोगों की जो अनुभव परंपरा से, छिछले लोगों के माध्यम से आते हैं? नहीं, वे भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार नहीं है, हो ही नहीं सकते। वे किसी सिद्ध साधु के अंतिम, पिछले, सबसे पीछे खड़ा उनका ऐसा शिष्य है जो उस सिद्ध साधु के पास पहुंचने की सामर्थ्य ही नहीं है। वह उनका शिष्य हो लिया, यही उसके लिए बहुत है। वह शिष्य कह लिया, वो शिष्य मानते भी हैं या नहीं, ऐसा नहीं है। वो मानते भी नहीं, जानते भी नहीं, हमने मान लिया है। और इसलिए हम उद्धृत कर रहे हैं, हम उद्धृत उनको भी नहीं कर रहे हैं। किसको? वेदव्यास को भी नहीं उद्धृत कर रहे हैं। हम वाल्मीकि को भी उद्धृत, सूरदास को भी उद्धृत नहीं कर रहे हैं। हम कपिल, कणाद को भी उद्धृत, पतंजलि को भी उद्धृत नहीं कर रहे हैं। वाणभट्ट को भी उद्धृत, कालिदास को भी उद्धृत नहीं कर रहे हैं। यदा कदा करते होंगे, कुछ लोग करते होंगे, वो भी बहुत विशिष्ट लोग हैं। हम लोग उद्धृत करते हैं किसको? आप इसका प्रश्न तलाश करिए। मैं कल परसों नरसों आपसे बहुत विस्तार में जाने की कोशिश करूंगा इस विषय पर। आज केवल इतना ही निवेदन करते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा और दार्शनिक तत्वबोध पर
अपनी बात को आज विराम देता हूं। कल सायंकाल 9 बजे मैं पुनः इसी विषय पर अगली कड़ी के साथ आप सबके सामने उपस्थित होऊंगा। यह मेरा जो फेसबुक लाइव है, इस पर अन्य सारे लाइव भी उपलब्ध होते हैं। प्रायः शाम को 9 बजे ही मैं लाइव रहता हूं और यह वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल सटीक संवाद पर भी उपलब्ध मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।